अभी अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने एक इतना ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जो डायरेक्टली आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ता है बीच बचाव करने के लिए, बेल देने के लिए? अच्छा, एक और न्यूज़ है जो अभी हमने हाल ही में देखी। अब ये न्यूज़ देखकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब सरकार ये कह रही थी ना कि हिंदू खतरे में है, तो सरकार एक्चुअल में ये बताना चाहती थी कि हिंदू उन्हीं से खतरे में है। क्या आपको ये बात पता है कि हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022-23 के अंदर 1,53,820 घरों को डिमोलिश किया जा चुका है, जिसकी वजह से 7,38,438 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है। इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया, तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी, तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। तब तो जितने भी अपने आप को कट्टर हिंदू कहते थे वो खुश हो रहे थे कि मुसलमान को टाइट कर दिया। लो, आज यही सरकार हिंदुओं को टाइट करने पर उतर आई। लेकिन आज इस नए काल चक्कर में 56 इंच की सरकार के प्रमुख वो किसी भी बात की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था वो गलत था? कोविड के टाइम पर इतनी मौतें हुई, कोविड की जब सेकेंड वेव आई थी, आपको याद होगा, ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने लोगों की जान चली गई थी। उसकी जिम्मेदारी क्या हमारे प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी भी मंत्री ने आज तक कभी ली है? अब आप इसको याद करना चाहते हो, आप याद कर लो, नहीं याद करना चाहते मत याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक तरीका है किस तरह से आम जनता को उलझा कर रखा जाए, उसको बेवकूफ बना कर रखा जाए और उससे वोट ली जाए। अब हो क्या रहा है कि हिंदू खतरे में है, ये वाला कार्ड तो चल नहीं रहा, और जो अच्छे दिन वाला कार्ड था वो तो भयंकर तरीके से फट चुका है। मुद्दों पर सरकार ना कभी बात करती थी, ना आज करना चाहती है और ना ही आगे कभी करेगी। तो करे क्या? हम इंडियंस की एक आदत है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है कि हम किसी के सुख में, किसी की खुशी में शरीक हो या ना हो, किसी के दुख में हम ज़रूर शरीक होते हैं और हम उसके साथ इनफैक्ट खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, इनकी सोच जरा हटकर, ये हम तुच्छ मनुष्यों की तरह नहीं सोचते, ये अलग लेवल पर सोचते हैं। इनका मानना क्या है कि देश में अगर कहीं भी दुख का माहौल है, जैसे मणिपुर, वहाँ पर ये कतई दर्शन नहीं देने जाएंगे, लेकिन अगर कहीं खुशी का मौका है वहां पर हमारे मोदी जी जरूर दर्शन देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और हमारा गोदी मीडिया इस चीज को किस तरह से कवर करता है आप खुद ही देख लो। ऐसे लोग भी वहां पहुंचे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भर भर के अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को उल्टा सीधा कहते रहे, अंबानी अडानी का नाम लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति करते रहे। बताओ, अब इस चिलगोजे ने कितनी सफाई से पूरी की पूरी बात को ही घुमा दिया, सारी की सारी बात ये ऑपोजिशन के ऊपर फिर से ले आया। इसने यहाँ पर मोदी जी का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जबकि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी, पूरा गांधी परिवार वो इस शादी में शामिल नहीं हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वो जब फॉरेन से लौटे तो पहला काम उन्होंने क्या किया, इस शादी में शामिल होने का। कहते रहे कि नरेंद्र मोदी तो अंबानी अडानी की सरकार चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को दे दिया उठाकर। तो नहीं दिया। अबे साले, अगर नहीं दिया होता तो ये शादी जो 8 महीने से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, 8 दिन में खत्म हो जाती। पूरे चुनाव ये लोग यही किए बॉस। इंडी गठबंधन वालों ने अंबानी अडानी का नाम खूब लिया, और आज से नहीं ले रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब से ले रहे हैं। लेकिन आज वही इंडी गठबंधन वाले अंबानी के घर के सामने लाइन लगाकर बाराती बने बैठे हैं। सामने नहीं, घर के अंदर गए हैं शादी को अटेंड करने के लिए। सबको अपनी तरह मत समझा कर। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी यादव, क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता आज अंबानी के बाराती बने बैठे हैं। मोदी जी भी गए थे। लगता है ये चिलगोजा यहाँ पर भूल गया इस बात को। कोई बात नहीं। वैसे आपने एक बात और नोटिस की कि किस तरह से ये बार बार कांग्रेस के मंत्री का बेचारा कहना गांधी परिवार चाहता था, वो तो गांधी परिवार गया नहीं, अब कहे तो कहे क्या। अगर अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी ने देश अंबानी अडानी को गिरवी रख दिया है, तो क्यों गए अंबानी की शादी में? जबकि यही लोग चुनाव में देश की जनता को बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी सारा पैसा अडानी अंबानी पर लुटा रहे।
अंबानी अडानी को नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते बताते लोगों ने 10 साल निकाल दिए बॉस। तो तू भी चला जाता। ओह सॉरी, बुलाया नहीं तुझे, कोई बात नहीं। पर एक बात बता, तू थोड़ा पागल वागल है क्या? पिछले 10 साल से सरकार ने इनफैक्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो देश में भयंकर तरीके से फैलती चली जा रही है, उसको मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कहीं से इनविटेशन मिला है तो वहां जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब आप राजनीति में नैरेटिव बनाने के लिए करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। आपकी असलियत क्या है वो आज दिख रही है लोगों को। अब ये इसने मोदी जी के लिए बोला है या ऑपोजिशन के लिए बोला है? नहीं, हम यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हमने देखा था इस लोकसभा इलेक्शन में जब रैलीज कर रहे थे अलग अलग नेता, तो नैरेटिव सेट करने का काम कौन कर रहा था? वो टेम्पो वाला नैरेटिव, ब्लैक मनी वाला नैरेटिव, ये किसने सेट किया था? ऑपोजिशन ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने? मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? आज इन लोगों को अंबानी से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यही अंबानी के घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही राजनीति करने की बात आती है तो ये अंबानी अडानी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ पूछा मैंने कुछ। छोड़ो, इस चिलगोजे पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। सस्ता नशा कर करके पूरे का पूरा गोदी मीडिया वो बालक बुद्धि नहीं बुद्धिहीन हो चुका है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर, और असल मुद्दा ये है कि आज इस देश के अंदर सरकार कुछ भी कर रही है, कोई भी फैसला ले रही है, और ये खतरनाक है। देश संकट में है। बैल बुद्धि को अंग्रेजी में कहते हैं जड़। बैल बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जड़। उल्टे सीधे फैसले लेकर, जुमले, किस्से, कहानियां सुनाकर चचा जान क्यों कर रहे हो इस देश का बेड़ा गर्क? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अब आप कहोगे कि हमारी वीडियो के अंदर इस शेर का क्या तुक बनता है, क्या लॉजिक बनता है? आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा भी आएगा और आप समझ भी जाओगे कि हमने ये शेर क्यों कहा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज की जो वीडियो है वो इस मुद्दे पर है, जो अभी अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने एक इतना ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जो डायरेक्टली आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करता है। और वो फैसला ये है कि 25 जून हर साल इस देश के अंदर किस दिन के रूप में याद रखा जाएगा? संविधान हत्या दिवस। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, सीरियसली, बकायदा सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की है, और इसकी जो सूचना है वो प्रधानमंत्री से लेके, होम मिनिस्टर से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, बीजेपी का हर छोटा बड़ा मंत्री ट्वीट करने में लगा हुआ है। बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आई कि भारत सरकार ने ऐलान किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा देश भर में। और अगर आपको अब ये गलतफहमी हो रही है कि जो पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है ये उसकी रेलेवेंस में ये दिन मनाया जाएगा, नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार जो है वो आने वाली पीढ़ियों को ये याद रखवाना चाहती है, जबरदस्ती उनके दिमाग में ये ठूसना चाहती है कि 1975 में 50 साल पहले इंदिरा गांधी नाम की एक प्राइम मिनिस्टर थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी 2 साल के लिए। अब अगर बात यहाँ तक पहुंच ही गई है कि जबरदस्ती किसी भी दिन को पकड़कर कोई भी दिवस मनाया जाएगा, तो कुछ दिवस हम हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर सजेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहला दिवस मीडिया मरण दिवस। इस दिन देश भर के लोग अपने अपने घरों की छत पर आकर हमारा जो मीडिया है उसको गालियां देंगे, गंदी से गंदी, ठीक वैसे ही जैसे कोविड के टाइम पर छतों पर आकर लोगों ने तालियां बजाई थी। अच्छा, कोविड से याद आया, कोविड के दौरान सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जिन पर इतने दिवस मनाए जा सकते हैं। कोविड काल पीएम केयर माल दिवस। अब इस दिन देश भर के लोग क्या करेंगे? वो आरटीआई लगाएंगे। क्या जानने के लिए कि पीएम केयर फंड के अंदर जो माल कोविड के टाइम पर इकट्ठा किया गया था वो माल गया तो गया कहाँ? आपने तो कुछ बताना नहीं। अच्छा, कोविड से रिलेटेड एक और दिवस मनाया जा सकता है, लॉकडाउन जनता कबाड़ा दिवस। जो धंधे बंद हुए, जो लोग अपने घर जाते हुए रास्ते में सड़कों पर मारे गए, इन सब की याद में हम वो दिवस मना सकते हैं। हम
घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, कोविड छोड़ते हैं, हम सरकार की और उपलब्धियां जो हैं उन पर कितने दिवस मना सकते हैं? जैसे नोटबंदी काला दिवस, जीएसटी में धंधों का दिवाला दिवस, 3 लाख दिवस। ये दिवस बाई गॉड बहुत मजेदार है। इस दिन देश भर के लोग इकट्ठे होकर इंडिया चाइना बॉर्डर पर जा सकते हैं और चाइना की तरफ खड़े होकर उसको लाल आंख दिखा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने तो आज तक नहीं दिखाई, हम तो दिखा ही सकते हैं। अच्छा, चंदा धंधा दिवस भी मनाया जा सकता है, जो अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम सामने आया था। चंदे के नाम पर कितनी भयंकर लूट की गई थी, उसी की याद में एक दिवस मनाया जा सकता है। सरकारी एजेंसीज नतमस्तक दिवस मनाया जा सकता है। और इस दिन तो हमारे प्रधानमंत्री जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में उनके सबसे होनहार ऑफिसर्स हैं, उनको बोनस भी दे सकते हैं। ना ना ना, अब ये बिल्कुल मत कहना कि ये जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं ये स्वतंत्र काम करती हैं, ये सरकार के अधीन नहीं आती। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि जो सीबीआई है वो सेंटर के अधीन काम करती है, सेंटर के अंडर काम करती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। चलो, झूठ है सच है, इसको छोड़ते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि आज इस नए काल चक्कर में, इस अमृत काल के अंदर सरकार कुछ भी कर रही है, इस देश के अंदर कुछ भी हो रहा है और ये वाकई में बहुत खतरनाक है। इसीलिए हमें बार बार आपके सामने नई वीडियोस लेकर आना पड़ता है, क्योंकि हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो, आज संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। जैसा कि नाम ही अपने आप में संपूर्ण है, इसका नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये कैसा दिवस है। इस दिन सरकार याद रखना चाहती है जो इमरजेंसी लगाई गई थी 50 साल पहले 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। हालांकि वो बात अलग है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम गारंटी से कह सकते हैं 80% लोग उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि हम उस इमरजेंसी को याद रखें। सही भी है, वो इमरजेंसी गलत थी और इसका खंडन बार बार अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, इनफैक्ट कांग्रेस ने अलग अलग जगह पर इस चीज को गलत माना है और ये कहा है कि हाँ, ये गलती हुई थी। वो इमरजेंसी लगाई थी और इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल माना कि इमरजेंसी गलती थी और मैं भी यहाँ कहता हूँ कि इमरजेंसी गलती थी। और बताइए, वो बात अलग है कि उस टाइम की आरएसएस ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। क्या बोला तूने? नहीं, सीरियसली सपोर्ट किया था और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम अभी आगे वीडियो में बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मोटा मोटा इस गम में कि 50 साल पहले इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी 2 साल के लिए, हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि 25 जून हर साल को हम उसको याद करेंगे संविधान हत्या दिवस के नाम से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब जिस तरह से हर दिवस का एक सिग्निफिकेंस होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन सब की अपनी रेलेवेंस है, अपना एक सिग्निफिकेंस है कि इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं या क्यों मनाते हैं। तो जब हमने ये जानने की कोशिश की कि इस 25 जून के दिवस के पीछे क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो लोगों का ये कहना था कि सरकार इसलिए इस दिवस को नहीं मना रही कि आने वाली जनरेशंस ये बात को याद रखें कि 1975 में 2 साल के लिए इमरजेंसी लगी थी भारत देश के अंदर, बल्कि सरकार ये दिवस इसलिए मना रही है ताकि बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस बात को याद रखे कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में अयोध्या बुरी तरह हार गए। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अब लोगों का तो यहाँ पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि जो पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, उसकी कहीं कोई बात करनी शुरू ना करते, तो उस बात को दबाने के लिए इस चीज को उठाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? बताओ, अब कौन समझाए हमारी भोली जनता को कि सरकार को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं कि इस देश के अंदर 10 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप इसके ऊपर सवाल उठाकर कर भी क्या लोगे? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? वैसे कहीं ना कहीं लोगों का मानना भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ऑपोजिशन के नेताओं को जेलों में ठूसा जा रहा है, जिस तरह से जर्नलिस्ट्स को, हाँ, जो बाकी जर्नलिज्म का काम करते हैं, चाटुकारिता का काम नहीं करते, उनको उठाकर कोई भी छोटी बड़ी न्यूज कवर करने पर जो सरकार के खिलाफ होती है उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह की चीजें इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी। इमरजेंसी के दौरान ऑपोजिशन के नेताओं को जेलों में डाला था,
इनफैक्ट मीडिया के पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया था। और तो और एक और सिमिलरिटी है, जिस तरह इंदिरा गांधी ने 1975 की इमरजेंसी के दौरान सारे के सारे मीडिया हाउसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जो भी न्यूज़ बाहर आती थी वो सरकार के अप्रूवल के बाद बाहर आती थी। पिछले 10 साल से हमारे देश में क्या हो रहा है? यही सब तो हो रहा है। बात तो सही है। लेकिन एक फर्क है, जो उस टाइम पर इमरजेंसी लगी थी और अब जो लोगों के अकॉर्डिंग अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, वो इमरजेंसी चली थी 2 साल और ये इमरजेंसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, आप इस दिवस के नाम पर ही गौर कर लो। इस दिवस का नाम सरकार ने क्या रखा है? संविधान हत्या दिवस। हत्या का क्या मतलब होता है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन संविधान तो आज भी जिंदा है इस देश के अंदर। संविधान तो आज भी है इस देश के अंदर और हमारी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो इस बात का दावा भी करती है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। एक बात और है जो हमें समझ में नहीं आती कि सरकार को अगर इतना ही प्यार है संविधान से, अगर इतना ही उसको लगाव है संविधान से, तो अपने गिरेबान में क्यों नहीं जाग कर देखती? नहीं देखेगी, हमें पता है ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे पहले तो ये सरकार तब कहाँ गायब हो गई थी जब इसी सरकार के नेता इसी लोकसभा इलेक्शन की रैलीज के दौरान क्या कह रहे थे कि हमें 400 सीट आप दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। बताओ, बीजेपी के खुद के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे थे और इधर सरकार संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए निकल पड़ी। लवणे न भोजन। और तो और जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये ऑपोजिशन के नेताओं के पीछे पड़ी रहती हैं हाथ धोकर दिन रात, जहां पर भी इलेक्शन होते हैं अचानक से इनके अंदर का ज़मीर जाग जाता है। अपोजिशन के नेताओं के खिलाफ इनके अंदर का ज़मीर जाग जाता है और धड़ाधड़ रेड पे रेड मारना शुरू कर देती हैं। उस टाइम संविधान जीवित होता है या मर रहा होता है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ता है बीच बचाव करने के लिए, बेल देने के लिए? अच्छा, एक और न्यूज़ है जो अभी हमने हाल ही में देखी। अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हमसे पूछे कि उस टाइम हमारे पे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। ना टैक्स जमा हुआ आज तक, सारा वापस करेंगे, मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने। अब ये न्यूज़ देखकर हमें तो ऐसा लग रहा है कि जब सरकार ये कह रही थी ना कि हिंदू खतरे में है, तो सरकार एक्चुअल में ये बताना चाहती थी कि हिंदू उन्हीं से खतरे में है। बेचारा हिंदू ही गलत समझ कर बैठ गया। बीजेपी जब से प्रधानमंत्री बने हमारे घर में लोगों ने जो पटाखे छुड़ाए थे कि हमारे मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। तरस आता है हमें इनकी बातें सुनकर, किस तरह मोदी जी के जीतने पर इन्होंने अपने घर में पटाखे चलाए और आज उन्हीं के चीफ मिनिस्टर योगी जी इनके घर पर बुलडोजर चला रहे हैं। क्या आपको ये बात पता है कि हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022-23 के अंदर 1,53,820 घरों को डिमोलिश किया जा चुका है, जिसकी वजह से 7,38,438 लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। फ्रंट लाइन में ये पूरे का पूरा आर्टिकल छपा हुआ है जिसके अंदर उसको इंडियाज बुलडोजर राज का नाम दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग पिछले 2 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया गया, जिसके कारण 7,38,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर आ गए। तभी हम कहते हैं कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। जब पहला बुलडोज़र यूपी के अंदर चलाया गया था, उस टाइम पर अगर बुलडोज़र बाबा नाम ना देकर सवाल किया होता, ये कहा होता कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, तो आज ये हाल ना होता। ये दिल्ली की जनता, अरे 2 मिनट, ये दिल्ली की जनता है। इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं।
तब तो जितने भी अपने आप को कट्टर हिंदू कहते थे वो खुश हो रहे थे कि मुसलमान को टाइट कर दिया। लो आज यही सरकार हिंदुओं को टाइट करने पर उतर आई। बेशर्मो शर्म करो शर्म। आपको एक और डिफरेंस बताते हैं, जो 1975 में 2 साल की इमरजेंसी लगी थी और आज के टाइम में क्या डिफरेंस है। तब 1977 में जब इलेक्शन होने थे तो इंदिरा गांधी ने जितने भी ऑपोजिशन के नेता थे उनको जेलों से रिलीज कर दिया था। हर ऑपोजिशन के नेता को पूरा मौका मिला था प्रचार करने का, प्रसार करने का, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी उस टाइम इलेक्शन हार भी गई थी। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, इलेक्शन से ठीक पहले जितने भी ऑपोजिशन के मंत्री होते हैं कोशिश की जाती है उनको जेलों में ठूसने की। और इनफैक्ट हमारे सामने अभी इसी इलेक्शन में 2 रिसेंट एग्जांपल्स हैं, सिटिंग सीएम्स को उठाकर जेलों में डाल दिया गया। अब हेमंत सोरेन जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे उनको ठीक इलेक्शन से पहले जब जेल में डाला गया, उस टाइम पर उन्होंने ये बात कही थी संसद में खड़े होकर कि अगर कोई 1 पैसे का भी लेन देन प्रूव कर देगा ना तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी उनको बदनाम करने की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट उनको बेल पर रिहा कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। अब आप एक बात बताओ कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने भी ये डिपार्टमेंट है ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, तो क्या यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को सामने आकर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि नहीं, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ वो गलत हुआ और वो इसकी जांच करवाएंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आपकी असलियत क्या है वो आज दिख रही है लोगों को। अब यही हाल केजरीवाल के केस का है। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल चुकी है, लेकिन पेच कहां फंस गए, सीबीआई के केस में, जिसके कारण उनको जेल से बाहर आज भी नहीं आने दिया जा रहा। आज जो संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं वो इस हिपोक्रेसी को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे। 2020 में फादर स्टैन स्वामी उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर धाराएं लगाई गई यूएपीए की, बार बार उनकी बेल खारिज हुई, जेल में उनको इलाज नहीं मिला जबकि उनको पार्किंसंस डिजीज था। इनफैक्ट इतनी बुरी हालत कर दी थी उनकी कि उनको पीने के लिए सिपर भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। क्या आपको पता है वो भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके ऊपर आतंकवाद की धाराएं लगी हुई थी और इन्हीं सब के चलते जेल में उनकी मौत भी हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाबा राम रहीम, आप उसका केस देख लो, जब भी इलेक्शन होते हैं सरकार उसको बेल के ऊपर रिहा कर देती है, वो बाहर आता है, अपने काम धंधे निपटाता है, 4 लोगों को बेवकूफ बनाता है और उसके बाद दोबारा से उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक तरफ इतना बुजुर्ग व्यक्ति जिसको पार्किंसंस डिजीज थी, जिसके हाथ पैर सही तरीके से काम नहीं करते थे, उसको बेल नहीं दी जाती, और वहीं दूसरी तरफ ऐसा बाबा जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप साबित हो चुके हैं उसको बार बार बेल पर रिहा कर दिया जाता है। इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे वो लोग जो आज संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की बात हुई है तो अब हम आते हैं उस बात के ऊपर जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में गई थी कि आरएसएस ने भी उस वक्त की आरएसएस ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। You're saying the RSS supported the emergency? Correct. You're absolutely sure of this? Absolutely sure. The record there, I'm sure. Because ये इंटरव्यू है 2016 का और इस इंटरव्यू के अंदर गेस्ट कौन है, 1975 के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर टीवी राजेश्वर। Today, the RSS behaves as if they were great opponents of the emergency. They were not. They were not. Because I remember not only they were supportive of this, they wanted to establish contact with, apart from Mrs. Gandhi, with Sanjay Singh. इन्होंने जब करण थापर को ये इंटरव्यू दिया था तो इन्होंने साफ साफ सीधे अक्षरों में कहा था कि आरएसएस ने उस वक्त पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको समर्थन दिया था। और तो और फ्रंट लाइन में 2018 में एक आर्टिकल छपा था जिसमें यह बताया गया था कि इमरजेंसी के दौरान 23 संगठन ऐसे थे जिनके ऊपर बैन लगाया गया था और उनमें से एक आरएसएस भी था। इस आर्टिकल में एजी नूरानी ने बताया है कि आरएसएस के तब के प्रमुख बाला साहब देवरस
वो जेल से इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिख रहे थे। किस बात की चिट्ठियां? कि इंदिरा गांधी जो बैन लगा हुआ था संघ के ऊपर उसको किसी तरह वापस ले ले। लेकिन जब इंदिरा गांधी की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी कि अगर इंदिरा गांधी आरएसएस के ऊपर से प्रतिबंध हटा लेती है तो ऐसे में संघ का कार्यकर्ता सरकार के कार्यक्रमों में भागीदारी कर प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश के विकास का हिस्सा बनेंगे। हाँ ये कर लो पहले। लेकिन आज इस बात को कवर करने के लिए आरएसएस, बीजेपी वो क्या कहती है कि ये तब का मास्टर स्ट्रोक था, ये तब उन्होंने जानकर ऐसी चिट्ठियां लिखी थी संघ से प्रतिबंध हटवाने के लिए। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अब आपको यहां पर नहीं लगता कि इस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको सामने आकर इस बात को बताना चाहिए जनता को कि जो ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा उसमें आरएसएस हिस्सा लेगी या नहीं लेगी? हमको नहीं पता। चलो एक और डिफरेंस आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटने के बाद देश से माफी मांगी थी, देश की जनता से माफी मांगी थी। जो गलतियां हुई थी उस इमरजेंसी के दौरान उसकी पूरी जिम्मेवारी ली थी। लेकिन आज इस नए काल चक्र में 56 इंच की सरकार के प्रमुख वो किसी भी बात की जिम्मेदारी लेते हैं? नहीं। क्या हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की जिम्मेवारी ली कि जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था वो गलत था, लोगों के धंधे बंद हो गए, लोग सड़क पर आ गए, कितने लोगों की बैंकों की लाइनों में लगकर मौत हो गई थी, इसकी जिम्मेदारी क्या हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक कभी ली है? नहीं। नोटबंदी छोड़ो, कोविड के टाइम पर इतनी मौतें हुई, कोविड की जब सेकेंड वेव आई थी आपको याद होगा, ऑक्सीजन की कमी के चलते कितने लोगों की जान चली गई थी, उसकी जिम्मेदारी क्या हमारे प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी भी मंत्री ने आज तक कभी ली है? नहीं। और तो और कोविड के टाइम पर जो अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया था पूरे देश के अंदर, जिसके कारण मजदूर जो थे वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए, अपने घर जाते हुए सड़क पर ही मारे गए थे, इस चीज की जिम्मेदारी सरकार के किसी भी मंत्री ने आज तक कभी ली है? नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक स्कैम कहा, जिसको सरकार बहुत हो हल्ले के साथ लेकर आई थी, एक मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, उस चीज को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्कैम कहा तो क्या हमारे प्रधानमंत्री ने या सरकार के किसी भी मंत्री ने जनता से आकर उस चीज के लिए माफी मांगी? मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ओह सॉरी, हम भूल गए थे, माफिया कौन मांगता है? आपके और हमारे जैसे तुच्छ प्राणी। ऊपर से है स्पेशल लोग कभी माफिया नहीं मांगते। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, इस संविधान हत्या दिवस को मनाने से आम जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप इसको याद करना चाहते हो आप याद कर लो, नहीं याद करना चाहते मत याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चूतिया बनाया तुमको। देश की कोई तरक्की नहीं होने वाली इस दिवस को मनाने से। ये बस एक तरीका है किस तरह से आम जनता को उलझा कर रखा जाए, उसको बेवकूफ बना कर रखा जाए और उससे वोट ली जाए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब हो क्या रहा है कि हिंदू खतरे में है, ये वाला कार्ड तो चल नहीं रहा, और जो अच्छे दिन वाला कार्ड था वो तो भयंकर तरीके से फट चुका है। अपने घर का जो चावल होता है ना लंबा नजर आता है, दूसरे घर में खाने जाते हैं कहते हैं अरे यार कैसे खाना बनाया यार तूने। आज हम अपने बीवी या बच्चों को नौकरी पे लगा के फिर भी नहीं पूरा कर पा रहा हूँ। रीजन क्या है? महंगाई। मुद्दों पर सरकार ना कभी बात करती थी, ना आज करना चाहती है और ना ही आगे कभी करेगी। तो करे क्या? संविधान हत्या दिवस मनाओ। वाह मोदी जी वाह। अब सबसे ज्यादा फायदा कहां पर होने वाला है इस दिवस को मनाने से? वो होने वाला है सरकारी दफ्तरों के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर। वैसे ही वो काम करके तो राजी है नहीं, अब एक और छुट्टी बढ़ गई उनकी। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। अरे वैसे आप और हमारे जैसे आम लोग, हमारा क्या, हम बोलते रहेंगे, सरकार सुनेगी नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन फिर भी जब तक हम बोल सकते हैं हम आकर इसी तरह आपको बताते रहेंगे, आपके सामने फैक्ट्स को रखते रहेंगे कि इस देश के अंदर कितनी अतरंगी चीजें हो रही हैं। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।